अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। आज मैं आप सबके लिए FAW V2 2019 इन सिल्वर उसका रिव्यू लाया हूँ। इसमें हम फुल डिटेल रिव्यू देखेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, टेस्ट ड्राइव, इंजन, सस्पेंशन, सब कुछ। इसमें बाकी गाड़ियों की तरह वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है, बस एक ही वेरिएंट है इसमें जिसमें अलॉय रिम्स वगैरह, फॉग लाइट सब आते हैं। तो इसमें कोई सिंपल वाला वेरिएंट नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि 1000 cc वाला भी एक वेरिएंट आएगा, ऑटोमेटिक वाला भी आएगा, लेकिन वो दोनों नहीं आए, बस एक ही वेरिएंट है इन मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 लीटर इंजन के साथ। और ये बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से कमीशन वगैरह नहीं लिया, ये मैं सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू बना रहा हूँ। जो मेरी राय है इस गाड़ी के बारे में, मैं क्रिटिक्स की तरह मतलब इसे रिव्यू करूँगा, इसे काफ़ी हार्श रिव्यू दूँगा। जो भी मुझे इसमें कमी नज़र आती है वो सारी बता दूँगा। छोटी छोटी कमियाँ भी नज़र आती हैं, हालांकि वो मैं कंप्लेन नहीं करता कि वो कमियाँ क्यों हैं। मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को सब कंप्लेंट्स, सब इसकी जो डाउन साइड्स हैं पता चल जाए। हालांकि अल्लाह का शुक्र है, मुझे गाड़ी काफ़ी पसंद आई है। ये पाक असेंबल्ड वर्जन है, पहले चाइना से इंपोर्ट होती थी CVU। तो उसमें बस फ़र्क ये था कि ग्रिल इनकी जो है वो पाक असेंबल्ड वालों की ब्लैक होती है, और बीच में जिस कलर का बॉडी कलर जो है वो एक स्ट्रिप सी होती है। और इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं आए। ये मड गार्ड जो हैं मैंने बाद में ही लगवाए थे। बाद में मैंने अगले वाले चेंज करवाए थे, वैसे लगे हुए आए थे, अब लगे हुए आते हैं। अगले वाले इसलिए चेंज करवाए थे क्योंकि वो नीचे काफ़ी लगते थे, जिस तरह नई सिटी के लगते हैं। तो और अभी चलें हेडलाइट्स की तरफ अगर हम आएँ तो सिंपल हेलोजन हेडलाइट्स हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और फॉग लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, ये ओरिजिनल फिटेड आती हैं। और इसके अलावा ये हेडलाइट्स जो हैं ये एडजस्टेबल हैं, अप एंड डाउन इनके कंट्रोल्स जो हैं वो अंदर दिए हैं, बाद में दिखाऊंगा। और साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो साइड मिरर में भी फिट हुए हुए हैं। और अगर टायर्स की तरफ आए तो मैक्सिमम के ये टायर्स हैं, और ये 175/65 R14 इनका साइज़ है। ट्रेड वेयर इनका 320 है, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो डीलरशिप वालों ने कहा था कि ये तकरीबन 30,000 वगैरह, 30,000 40,000 के करीब चल जाएंगे। तो इनकी रोड नॉइस काफ़ी कम है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है। तो अभी चले मैं हेडलाइट सारी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। लाइट अगर ऑन हो तो इसमें वो लाइट की वार्निंग नहीं है, ये बस मैं फील हुआ था कि इसमें वार्निंग, वो चाइम जो होती है, काइम होती है, वो नहीं है। अच्छा, दीज आर द हेडलाइट्स, ये लो बीम पे है अभी। और इंडिकेटर्स, ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि इंडिकेटर वगैरह किधर होते हैं। पिछली वाली लाइट्स हैं वो LED ब्रेक लाइट्स हैं। नीचे ये फॉग लाइट दी हुई है जो अगली वाली फॉग लाइट के साथ ही कंट्रोल होती है, काफ़ी ब्राइट है ये। तो इसमें और एक्सटीरियर में बॉडी कलर, डोर हैंडल्स वगैरह ये सब तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें वही डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर की मैं डिटेल में जाऊंगा, और टेस्ट ड्राइव में आपको सस्पेंशन वगैरह, इंजन पावर वगैरह के बारे में बता दूंगा। रियर की तरफ एक बात मैं भूल गया कि इसमें एक स्पॉयलर जो है वो ओरिजिनल फिटिंग के साथ दिया जाता है। ये ना स्विफ्ट में है ना कल्टस में। कल्टस में बाद में मतलब लगवा सकते हैं, वैगन आर और कल्टस में ये ऑप्शन है। और दिस इज़ द ट्रंक ओपनर। अगर गाड़ी अनलॉक है तो फिर ये इससे ओपन हो जाएगा। इसकी डिमेंशंस के बारे में मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो ये 4 इंचज़ लॉन्गर दैन द न्यू कल्टस। नई कल्टस से 4-5 इंच ज़्यादा चौड़ी है। स्विफ्ट जितनी चौड़ी है, लेकिन स्विफ्ट की डिज़ाइन ऐसा है कि वो मतलब इस तरह चौड़ी नहीं बनाई हुई कि इंटीरियर स्पेस उससे बड़ी हो जाए। तो वैगन आर से ये 6 इंच ज़्यादा चौड़ी है, और कल्टस और वैगन आर से तकरीबन 3 इंच लेंथ में भी ज़्यादा बड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसकी काफ़ी है, कभी नीचे नहीं लगी, हालांकि मैं काफ़ी किलर स्पीड ब्रेकर से गुजारा है।
लेकिन नीचे कभी नहीं लगी, इसका कभी इशू नहीं हुआ ग्राउंड क्लियरेंस का। अगले मड फ्लैप्स मैंने चेंज करवाए थे, स्विफ्ट वाले लगवाए थे, क्योंकि जो ओरिजिनल इसके आते हैं वो काफ़ी नीचे हैं, तो वो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स में भी लगते थे जब कोई भी अंदर बैठ जाए। ये इसकी ट्रंक स्पेस है, 320 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। बाकी वैगन आर की मेरे ख्याल में 180 लीटर्स है कैपेसिटी, नई कल्टस की 260 लीटर्स है, और करोला वगैरह की जो है 450 लीटर्स इस तरह होती है, 470 लीटर्स, और स्विफ्ट की भी 230 लीटर्स है। तो इन सब में सबसे बड़ी यही है, विड से भी बड़ी डिग्गी है इसकी, 500 वगैरह सबसे बड़ी है। तो ट्रंक इसकी जो है वो ट्रंक स्पेस काफ़ी इम्प्रेसिव है। नीचे इसके स्पेयर टायर दिया हुआ है, जिस तरह स्विफ्ट में और कल्टस VXL में स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, मतलब रियर सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, एक वक्त पे एक फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसमें उस तरह नहीं है, इसमें पूरा दोनों सीटें जो हैं रियर सीट्स वो एक ही वक्त पे एक साथ ही फ़ोल्ड होंगी। लेकिन उसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स की, क्योंकि इसकी डिग्गी पहले ही सफिशेंट है। सीट्स इनकी जो हैं वो वैगन आर वगैरह की तरह नहीं है, वैगन आर कल्टस की तरह नहीं है, काफ़ी मतलब प्रॉपर बड़ी गाड़ियों वाली सीट्स हैं। और यहाँ से वो लाइटें एडजस्ट हो जाती हैं, और दिस इज़ द इमोबिलाइज़र। और मैं आपको सॉरी की भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ द की, लॉक अनलॉक। हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट चले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी सबसे ऊपर हुई हुई है, अगर नीचे करूँ तो इनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये सबसे ऊपर की हुई है, और ये हाई बीम, फॉग लाइट्स यहाँ से बंद कर सकते हैं। जो जैसे मैंने कहा था, पिछली वाली फॉग लाइट्स भी जो हैं वो यहाँ से ही कंट्रोल होंगी। इंजन नॉइज़ इसकी वैगन आर जितनी तो है, स्विफ्ट की इंजन नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोल्ड है इन माय ओपिनियन। लेकिन मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है इंजन नॉइज़, शायद कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, लेकिन कल्टस वैगन आर से ज़्यादा नहीं है। ओके, अब इंटीरियर की तरफ अगर आएँ तो स्पीडोमीटर को अगर देखें तो इट्स सिंपलिस्टिक डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सा है, एवरेज वगैरह शो नहीं करता। एक ट्रिप ए है, और बस ट्रिप ए है, ट्रिप बी भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो हॉट एंड कोल्ड शो करता है, ये वैगन आर वगैरह में नहीं है। और बस एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें मिसिंग है वो ये है कि फ्यूल रिज़र्व की लाइट इसमें है ही नहीं। ये काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन अगर चलें, वो जो फ्यूल गेज पे अगर आप देख सकते हैं, वो रेड वाला एरिया है, उसको अगर आप फ्यूल रिज़र्व वाला पोर्शन कंसिडर कर लें। लेकिन ये बस ड्रॉबैक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूल रिज़र्व की लाइट इसमें नहीं है, और सीट बेल्ट वार्निंग लाइट भी नहीं है। वो तो चलो इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे मुल्क में सीट बेल्ट लगाते ही नहीं है, जिन्होंने लगानी होती है वो अपने ज़िम्मे ही लगाते हैं। ये फॉवी 2 का नया इंटीरियर है, ग्लॉसी ब्लैक लुक इन द मिडल, बीच में, और बस 2018 में मेरे ख्याल में इन्होंने ब्लैक कर दिया था, पहले ग्रे सिल्वर था पहले। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोगों का क्वेश्चन था।
अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वैगन आर और कल्टस से बेहतर है, इवन स्विफ्ट से भी बेहतर है। क्योंकि अगर आप नई कल्टस को भी देखें, उसके बेशक यूके के रिव्यूज़ भी देख लें। एक चैनल है कार वाओ, CRWAW, उसका अगर आप सिलेरियो का रिव्यू देखें, उसने कहा था कि जब वो ड्राइव करा था तो रैटलिंग की खड़ 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 आवाज़ें आ रही थी, हालांकि वो 0 मीटर कल्टस थी। तो अब क्या कह सकते हैं, मेरे इस लीग में पता नहीं हमारे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लेदर इंटीरियर रहेगा और सॉफ्ट टच रहेगा, सब कुछ हार्ड टच है, लेकिन स्टडी है, मजबूत है, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, सब कुछ प्लास्टिक है। लेकिन इस लीग में आप जो भी गाड़ियां देखेंगे वो प्लास्टिक की आएंगी। ये सेंटर कंसोल, एक तो ये बड़ी अच्छी बात लगी, आप अगर वैगनार को इस साइड ठुड्डे मारे ना तो ये 4-5 इंच इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करेगा। इसका थोड़ा फिक्स्ड है। स्टोरेज स्पेसेस की अगर आप बात करें तो इसमें एक कप होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, और एक कप होल्डर उधर दिया हुआ है। फ्रंट टू डोर्स में जो है वो 2 कप होल्डर हैं, एक इधर, दो इधर जो है वो मिडल में, मिडिल कंसोल में कप होल्डर है। एक ये छोटी सी रेक्टेंगुलर स्क्वायर सी शेप है, इधर सिगरेट एस्ट्रे पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल दी। तो और इसमें और कोई पीछे भी मेरे ख्याल में, हाँ पीछे बस पेपर्स वगैरह के लिए कप होल्डर नहीं है। तो कप होल्डर ये दो हैं, और अगली दो डोर्स में। स्टेयरिंग की तरफ अगर आए तो इसकी ग्रिप काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे कवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ग्रिप में कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, 3 स्पोक स्टेयरिंग। और लेकिन ये अगर आप कल्टस VXL देखें और स्विफ्ट देखें तो उनमें टिल्ट जो है वो हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें ये बस मसला है कि ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन स्टेयरिंग की पोजीशन ऐसी है कि लोगों को मसला नहीं आएगा। काफ़ी मतलब ऐसी पोजीशन है कि ना बड़े अफराद को मसला आएगा, ना छोटे अफराद को मसला आएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसमें मौजूद है, इसको बस आप क्लोज़ करेंगे तो सारे डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो वैसे डाल देनी चाहिए थी नहीं, क्योंकि कल्टस में भी है, नई कल्टस में, स्विफ्ट में भी है, पासो में भी है, विट्स में भी है। वैगन आर में चलो नहीं है, इस प्राइस कैटेगरी में वैगन आर ही चलो इसका कंपेटिटर है। लेकिन मेरी मेरी इतनी बड़ी, मैं इसको कंप्लेन नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे लिए स्टीयरिंग पोजीशन बिल्कुल ठीक है। और चाहे कोई टॉल बंदा भी इधर बैठा हो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है। पेडल्स की रीच बिल्कुल ठीक है। क्लच इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और थोड़ा सा ऊपर जाके लगता है, लेकिन मतलब मैं पहले 2 साल जो वैगनर चलाई है उसमें मैं मैनुअल चला चला के, हल्की सी थोड़ी सी मैनुअल चलाता, थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाता था तो मेरा पाँव बिल्कुल थक जाता था, हाथ भी इवन थक जाता था, कि वैगनर का मुझे गियर लीवर जो है वो थोड़ा हार्ड लगता था। इसमें मैं वैसे पर्सनली हैरान हुआ था कि मैं मैनुअल बहुत ज़्यादा अरसा मैंने चलाई, बहुत देर के लिए चलाई, एक इंटरवल मतलब 2-3 घंटे का इंटरवल, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल फटीक बिल्कुल नहीं हुआ, ना पाँव फटीक हुआ, ना गियर लीवर को इस्तेमाल करते हुए हुआ। साइड मिरर्स जो हैं वो पावर्ड हैं, स्विफ्ट फुल ऑप्शन में पावर्ड आते हैं, कल्टस VXL में पावर्ड आते हैं, वैगन आर में पावर्ड नहीं आते। विट्स वगैरह तो उनमें तो ज़ाहिर आते हैं, उनमें तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी आते हैं। ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, लेकिन पावर्ड होना भी बहुत बड़ी बात है हमारी पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। तो ये साइड मिरर्स आपको थोड़े छोटे लग रहेंगे, लेकिन इनका जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, जिस तरह मेरान वगैरह सादी गाड़ियों का होता है, उनका उस तरह का नहीं है जिस तरह करोला सिटी में होता है। उस तरह का कन्वेक्स मिरर है, उसमें थोड़ा वाइड व्यू आता है। तो ये मैटर नहीं करता कि मिरर छोटा है या नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सफिशेंट लगा इसका व्यू। अगर अब एसी की तरफ आ जाएं, एसी का भी काफ़ी लोगों के बारे में क्वेश्चन होएगा कि कैसा है। थ्रो वगैरह तो बहुत अच्छी है, और इसके बारे में कूलिंग तो मेरे ख्याल में अच्छी है। वैगन आर की कूलिंग तो, मेरे पास वैगन आर थी पहले, मैं 2 साल चला गया, वो बहुत ज़बरदस्त कूलिंग करती थी, लेकिन इसकी भी कूलिंग काफ़ी अच्छी है, हीटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके जो विंडो कंट्रोल्स हैं वो साइड पे नहीं लगे हुए, अगले दो पैसेंजर्स को सेंटर से ही चेंज करना होगा यहाँ से। और ये है ऑटो डाउन, एक टच पे चारों विंडोज़ जो हैं यहाँ से, पीछे से भी जो कंट्रोल्स हैं वो ऑटो डाउन है। तो सारी विंडोज़ जो हैं वो एक टच पे जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन होती हैं, ऑटो अप नहीं है बस।
अच्छा, इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ अगर आएँ तो मेरे ख़्याल में शायद इस साल इन्होंने रिन्यू किया है, क्योंकि जिस तरह सुनील मांझ ने भी रिव्यू किया था पाक व्हील्स पे, तो वो कह रहा था कि थोड़ा मतलब सस्ता सस्ता सा लगता है, चीप सी फीलिंग आती है। वो इन्होंने चलो रिव्यू तो किया है, ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है, तो और तो मेरे ख्याल में चेंजेस नहीं है। इसकी अगर फीचर्स की बात करूँ तो इसमें ब्लूटूथ है, और मतलब कॉल रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, हैंड्स फ्री है, और ब्लूटूथ के थ्रू स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं म्यूज़िक वगैरह की, ऑक्स केबल लग सकती है, यूएसबी और सीडी प्लेयर। लेकिन इसका तो इशू नहीं है। अगले दो स्पीकर इसमें, एक तो स्पीकर्स भी जो हैं वो सिर्फ आगे दो लगते हैं, पीछे स्पीकर्स की जगह नहीं है। तो इसमें अगले दो दो जो दो स्पीकर हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी मैं चेंज करवाने गया था, सदर गया था, तो उस बंदे ने कहा कि देखें जी आपने कैसी गाड़ी ले ली है, इसके स्पीकर देखें, 4 इंच के स्पीकर लगते हैं इसमें, देखें ये स्टैंडर्ड ऐसे ही पता चल जाता है। मैं कहा आप खुद बताएं कि विट्स में कौन से स्पीकर लगते हैं, कहते हैं इस तरह के ही लगते हैं। मैं कहा उनकी क्वालिटी कैसी है, कहते हैं बस तकरीबन इस तरह की ही है। मैं कहा 500 में किधर लगते हैं, कहते हैं 500 में वो आगे उधर लगते हैं बस दो। मैं कहा उनकी क्वालिटी कैसी, कहते हैं बस वो तो 4 इंच के ही होते हैं, आप क्या कह सकते हैं। तो वैगन आर के 6 इंच के स्पीकर हैं, वो कहते हैं देखें जी सर जी वैगन आर इतनी अच्छी गाड़ी, सर सर ठीक है जी। भाई विट्स में आप अगर कह रहे हैं कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप साउंड क्वालिटी से क्यों पूरी गाड़ी को जज कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल गाड़ियां भी देखें, निसान वर्सा एक होती है जो इंडिया में निसान सनी से बिकती है, के नाम से बिकती है, उसमें भी स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हालांकि वो प्रॉपर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। अगर आप, अभी लोग कहते हैं कि ग्रांडे के भी पहले स्पीकर अच्छे नहीं होते थे, तो स्पीकर से आप गाड़ी को बराए मेहरबानी जज ना करें। स्पीकर्स की क्वालिटी इस लीग में बुरी ही होती है, आप अपग्रेड कर सकते हैं स्पीकर्स को। उधर मैंने इंटरनेशनली होंडाई एक्सेंट टेस्ट ड्राइव की थी, टोयोटा बेल्टा जिसे यारिस कहते हैं बाहर के मुल्कों में, उससे टेस्ट ड्राइव किया था। उनके घटिया तरीन स्पीकर थे, लेकिन वो प्रॉपर गाड़ियां हैं, मतलब होंडा सिटी से बेहतर हैं। वैगन आर स्विफ्ट को तो छोड़ ही दें, वो बहुत बेहतर गाड़ी हैं। अब स्विफ्ट लोग कहते हैं कि स्पीकर बड़े अच्छे हैं जी, और ये वो। स्विफ्ट में जो स्विफ्ट डीएलएक्स है उसमें नेविगेशन और एंड्रॉयड सिस्टम आता है, और रियर कैमरा भी आता है। वो सिस्टम तो बड़ा काफ़ी अच्छा है, मैं वो टेस्ट भी किया है, देखा भी है, मेरे दोस्त के पास है, उसमें लगा हुआ है। तो अगर आप शौकीन हैं एंड्रॉयड सिस्टम के, तो जैसे मैं कहा आप लगवा सकते हैं। विट्स में जो है वो, विट्स में भी मैं दोस्त की विट्स देखी थी, उसमें नेविगेशन और रियर कैमरा आता है। उनमें तो चलो वो जापानीज़ औरत बोल रही होती है बस, और कुछ नहीं होता। लेकिन चलो उनमें रियर कैमरा और ये ब्लूटूथ वगैरह आता है। वैगन आर में ना ब्लूटूथ है, और बस सिंपल सी ऑक्स केबल बस लग सकती है उसमें, सीडी प्लेयर। वैगन आर के स्पीकर अच्छे हैं, बस ये फ़ायदा है। लेकिन ब्लूटूथ ना होना वैगन आर में, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और कल्टस VXR में भी ब्लूटूथ आता है, कल्टस VXL में भी ब्लूटूथ आता है। तो कल्टस उसमें एक तो वो क्लैरियन का मेरे ख्याल में सिस्टम लगा हुआ है, कल्टस वगैरह में, वैगन आर में क्लैरियन का सिस्टम, तो उसकी वजह से भी स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, एज एन एम्पलीफायर यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट रियर व्यू मिरर, आम रियर व्यू मिरर है, लेकिन इसमें ये डिमिंग की ऑप्शन है, ये वैगन आर में नहीं है। और मतलब इधर तो जब ये मुझे मिली, ना ऑल्टो में है और ना वैगन आर में, लेकिन ये डिमिंग की ऑप्शन ये बहुत यूज़फुल है, ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे भाई बहन जो हैं वो इवन एक्सप्रेस वे पे भी जो है वो फुल हेडलाइट्स हाई बीम ऑन करके, और ऊपर से जो HID भी हाई बीम पे ऑन करके सिविक वगैरह के चला रहे होते हैं, शोला वगैरह के, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी नहीं चुभती अगर आप इसे डिम मोड पे कर दें। ओवरहेड मिरर की तरफ अगर आएँ तो इसमें ड्राइवर साइड पे तो नहीं है, लेकिन पैसेंजर साइड पे एक मिरर दिया हुआ है मेकअप शेकअप के लिए। लेकिन ये मिरर स्विफ्ट में भी दोनों तरफ नहीं है, और कल्टस VXL में शायद पैसेंजर की तरफ मेरे ख्याल में है, वैगन आर में भी दोनों तरफ नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग लाइट एक लगी हुई है, डोम लाइट लगी हुई है इधर सेंटर में लगी हुई है, आगे नहीं लगी हुई।
और एक और बात बतानी थी कि फ़ोन ने डीलरशिप पे मुझसे पूछा था कि 4,000, मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार में वो फ्रंट और बैक सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो फिट करके देते हैं। तो मुझे उन उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि इसको पार्क करना जो है वो मुश्किल है। और अगर आप चाहें तो अभी उस साइकिल मोटर्स ने एंड्रॉयड सिस्टम इसका लॉन्च कर लिया है, 16,000 का है। तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं, वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, शायद बाद में लगा लूँ, लेकिन अभी तक मेरे लिए ये काफ़ी है। तो इसमें मुझे बस ब्लूटूथ चाहिए था, ब्लूटूथ इसमें है। और बाकी तो मेरे ख्याल में इसके कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, और ये वो, और बेस ट्रेबल, ये तो सब कुछ ज़ाहिर है एडजस्ट हो सकता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में यही है। ये एस्ट्रे मैंने इधर इस पे से इसलिए हटाया था क्योंकि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें मोबाइल मोबाइल आपने चार्ज पे लगाना है या नहीं भी लगाना, इधर फ़ोन की स्टोरेज जो है वो बड़ी अच्छी है। ये स्टोरेज स्पेस फ़ोन के लिए इधर काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, ये मतलब स्टोरेज काफ़ी अच्छी लगी। और इजी रीच में है ड्राइवर के। वैगन आर की जो इधर दी हुई है एक स्टोरेज, वो बहुत ज़्यादा दूर है। और वैगन आर मतलब उसमें बहुत झुक के नीचे जाना पड़ता है, ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर गियर बॉक्स की तरफ आएँ तो इट्स अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। और शुरू शुरू में सख्त था काफ़ी, शुरू में काफ़ी सख्त था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1000 किलोमीटर चल जाए तो आप इंजन ऑयल के साथ गियर ऑयल भी चेंज कर लें, उससे बेहतर हो जाएगा। तो अभी उससे काफ़ी बेहतर हो गया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसका गियर बॉक्स हार्ड है, कुछ लोग कह रहे थे, जो ओनर्स थे वो कह रहे थे 5000 के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, थोड़ा सा रफ़ फील होता है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब इस तरह आप हल्का सा करें, मतलब एक फिंगर के थ्रू जो है वो आप गियर चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं आता। चाइना में, रशिया वगैरह में V2 में ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है, मेरे ख्याल में उन्हें लाना चाहिए। तो लेकिन इसका मैनुअल भी, जैसे मैं कहा था कि काफ़ी इजी है चलाना। तो अब औरतों के लिए मसला होता है, लेकिन औरतों के लिए मैं बहुत ज़्यादा औरतें देखी हैं रोड पे, स्विफ्ट चला रही होती है मैनुअल, कल्टस चला रही होती हैं, वैगनर भी चला रही होती हैं। तो इसकी जो है वो और ज़्यादा आसान होगी। स्विफ्ट की भी मैनुअल जो है वो काफ़ी आसान है, उसके भी थ्रोज जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं। स्विफ्ट की भी मैनुअल काफ़ी अच्छी है, उसका क्लच भी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, वैगनर से ज़्यादा कंफर्टेबल है। कल्टस का गियर बॉक्स और क्लच भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ग्लव कंपार्टमेंट की तरफ अगर आए तो एक तो ये थोड़ा सा डैम्प्ड लग रहा था, ये इस लेवल में होता नहीं है, लेकिन शायद ये आखिर में डैम्प नहीं होता, शुरू शुरू में डैम्प्ड होता है। लग्जरियस गाड़ियों में डैम्प्ड होता है। तो एनीवेज इसका साइज़ एवरेज है, वैगन आर वगैरह जितना ही है। हांडी वगैरह नहीं डाल सकेंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। ओवरऑल अगर हम इंटीरियर को रैप अप करें तो इट्स सिंपल सा डिज़ाइन है, और अगली लुकिंग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल में इन लीग में बस ये होना चाहिए कि खड्डों शड्डों में रैटल ना करें, खड़खड़ ना करें। और इंटीरियर इस लीग में आपको क्या चाहिए, लेदर वगैरह आपने बाद में लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। रियर सीटिंग स्पेस इसकी, मैं काफ़ी सीट पीछे रखता हूँ, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट बैठूँ, हेडरूम इसका ठीक है पीछे, सिविक वगैरह से तो ज़्यादा ही है। शोल्डर रूम काफ़ी ज़्यादा है वैगन आर से, क्योंकि ये चौड़ी गाड़ी है। और ये सीट बिल्कुल पीछे रखता हूँ, इस स्विफ्ट से तो ज़्यादा जगह ही है काफ़ी, वैगन आर जितनी जगह आप कह सकते हैं। तो लेग रूम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वैगन आर वगैरह जितना है, वैगन आर कल्टस जितना है, स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा है। और ये आपको रियर विंडो कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। डोर क्रैश बीम्स हैं, साइड अगर खुदा न खास्ता साइड इम्पैक्ट हो तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसमें स्टेयरिंग में एक SRS एयर बैग है, एक पैसेंजर साइड के लिए SRS एयर बैग है। कल्टस VXL में एयर बैग आपको देते हैं, स्विफ्ट फुल ऑप्शन में भी नहीं देते। ये तो चलो, हमें पाकिस्तान में सिटी फुल ऑप्शन में भी नहीं मिलते, जो 23 लाख की होगी माशाल्लाह से। और विट्स व पासों में तो ज़ाहिर सी बातें आते हैं, जो जैपनीज़ वैगन आर वगैरह है
वो उनमें तो आएंगे क्योंकि वो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, बाहर तो उनका स्टैंडर्ड होता है। और ब्रेक्स इसकी जो है वो ABS प्लस EBD है। ABS जो है वो स्किड प्रिवेंट करता है, स्किड नहीं होने देता गाड़ी को। EBD जो है अगर लोग ज़्यादा बैठे हैं तो उसके मुताबिक वो ब्रेक मारता है। अगली ब्रेक, और अगर उतराई है तो अगली ब्रेक पे ज़्यादा वो फोकस करेगा क्योंकि अगली ब्रेक उस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी होएगी। अगर रिवर्स करें आप उतराई पे तो पिछली ब्रेक ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़्यादा उन पे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है स्टॉप करने के लिए। तो EBD इसके लिए होता है कि ब्रेक की डिस्ट्रीब्यूशन वो इवनली करता है। ये थोड़ा सा फोम वगैरह लगा हुआ है ताकि इंसुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वैसे यही होती है रिव्यू में, पता नहीं लोग ये मिस क्यों कर जाते हैं। ये गाड़ी आप लोगों ने चलानी होती है, इंटीरियर में बैठे तो नहीं रहना होता कि इंटीरियर को भी आप बस क्रिटिसाइज ही करते रहें। टेक की बात करें तो जिस तरह आप लोगों को पता है 1300cc है, कमी तो कोई नहीं हो सकती। स्टेयरिंग की फील अगर आप स्विफ्ट का स्टेयरिंग अगर आपने यूज़ किया हो तो वो थोड़ा सा हार्ड है। इसका हार्ड नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। सॉफ्ट स्टेयरिंग है लेकिन प्रिसाइज है, प्रिसीजन इसमें काफ़ी है। जिस तरह वैगन आर और कल्टस में आप लेफ़्ट करें तो 2 सेकंड बाद गाड़ी जो है वो लेफ़्ट होएगी, उस तरह का सीन नहीं है। और वैगन आर कल्टस में ये भी अजीब सा एक इशू होता था, वो यूके के भी रिव्यूज़ में मैं देख रहा था, सिलेरी यूके के यू टर्न कर रहे हैं या टर्न आपने लिया है, आप स्टेयरिंग जब छोड़ेंगे तो वापस अपनी प्लेस में नहीं आएगा, इस तरह करके वापस नहीं आएगा। तो वैगन आर में और कल्टस में ये काफ़ी कॉमन है इशू। स्विफ्ट और सिटी वगैरह इस तरह की गाड़ी में तो नहीं है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है कि आप स्टेयरिंग जैसे ही छोड़ेंगे अपनी प्लेस में उसी वक्त आ जाएगा। दो चीज़ों ने बस हैरान किया है, एक तो स्विफ्ट की हैंडलिंग और दूसरा इसकी सस्पेंशन और इसकी जो ड्राइव है। तो इसकी ड्राइव जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी सॉफ्ट है। बिल्कुल भी खड्डे जो हैं वो बहुत कम महसूस होते हैं, जिस तरह विट्स में एग्जैक्टली जिस तरह विट्स में होते हैं। ये काफ़ी सुना था कि इसमें नॉइज़ इंसुलेशन इसकी अच्छी नहीं है। देखें अब होंडा सिटी जैसी गाड़ियाँ और टोयोटा करोला जैसी गाड़ियाँ, उनकी साउंड इंसुलेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है, लेकिन वैगन आर की साउंड इंसुलेशन अगर आप वैगन आर और कल्टस की साउंड इंसुलेशन को इससे कंपेयर करें, इसकी बहुत बेहतर है। इंजन नॉइज़ इसका उनकी जैसे ही है क्योंकि इसमें इंजन काफ़ी बड़ा डाला है और उसके हिसाब से उन्होंने इंसुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं की। लेकिन ये बस मैं आपको बता दूं कि हाई स्पीड पे जो विंड नॉइज़ का इशू था वो इसमें रिजॉल्व कर लिया था। पहले शायद ज़्यादा आती हो, मुझे तो अभी तक नॉर्मल लगती है। मैं वैगन आर भी चलाई है, वैगन आर की विंड नॉइज़ एट हाई स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो है वो बहुत बेहतर है। अगर आप बहुत तेज़ चलाते हैं तो फिर 11 तक आ जाएगी। अगर आप नॉर्मल चलाते हैं, ना तेज़ ना आहिस्ता, तो 14 इस तरह की आएगी जिस तरह स्विफ्ट में आती है। स्विफ्ट से थोड़ी सी बेहतर है इसकी फ्यूल इकोनॉमी, पता नहीं क्यों, शायद 20-23 किलो इसकी कम है, इसका बॉडी वेट कम है स्विफ्ट से, 40-50 सीसी कम है, शायद उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता हो। लेकिन
जिस तरह आप चलाते हैं उस तरह की ही फ्यूल इकॉनमी आपको देगी। वैगन आर अगर आप बहुत तेज़ चलाते हैं तो आपको 12-13 दे देगी, और आराम से चलाते हैं तो 17 तक दे देगी। ये अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे तो 16 तक दे देगी। कल्टस की जो नई कल्टस आई है उसकी फ्यूल इकॉनमी की काफ़ी तारीफ मैं सुनी है। मतलब उसे अगर आप आराम से चलाएं तो आपको 20 से ओवर वो 19-20 वो एवरेज दे देगी। तो ये बस फ्यूल इकॉनमी का इसमें इशू है, लेकिन ज़ाहिर है अब 1300 सीसी है इसकी। इसका बॉडी वेट जो है वो सिटी करोला से कम ही है, तो उनसे बेहतर ही है इसकी एवरेज। गियर शिफ्टिंग की जिस तरह मैंने बात की थी, मैनुअल चलाना इसकी काफ़ी आसान है। गियर शिफ्टर भी वो 1000 किलोमीटर के बाद सॉफ्ट हो जाता है, और भी ज़्यादा सॉफ्ट ऐसा ऐसा होता जा रहा है। 5000 किलोमीटर तक मेरे ख्याल में ओनर्स रिव्यू काफ़ी थे कि 5000 किलोमीटर के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। क्लच इसका पहले से ही सॉफ्ट था, और पेडल्स वगैरह सब इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं। ऑब्वियसली वैगन आर से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वैगन आर काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो हाईवे वगैरह पे इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके टायर जो हैं वो सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट टायर्स, ये मैं आपको बता दूं कि टायर्स जितने सॉफ्ट होते हैं उतनी ज़्यादा ग्रिप मिलती है, उतनी ही कम रोड नॉइज़ आपको मिलेगी, लेकिन वो चलेंगे कम अरसा, क्योंकि रोड में जो इम्परफेक्शंस होती हैं, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, वो सॉफ्ट टायर्स को ज़्यादा जल्दी डैमेज करते हैं। और स्विफ्ट को अगर आप देखें तो उसमें एडवन डीबी के योकोहामा के एडवन डीबी टायर्स लगे हुए हैं। उनकी साउंड तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन ग्रिप उसकी और इसकी जो है वो बराबर ही है, क्योंकि जैसे मैं कहा कि इनका ट्रेडवेयर से पता चल जाएगा। अगर 400 से कम है तो सॉफ्ट होएगा, 500 से ऊपर है तो हार्ड टायर्स होंगे। ज़्यादा अर्सा चल जाते हैं वो, लेकिन रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। बारिश में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस लिहाज से अगर इसको देखें तो इसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। एक्सेलरेशन के दौरान स्किड काफ़ी कम करती है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गाड़ी, उसमें स्विफ्ट का मुकाबला और कोई नहीं गाड़ी कर सकती, चाहे सिटी हो चाहे स्विफ्ट हो, चाहे सिटी हो या सिविक हो। तो स्विफ्ट में जितनी स्टेबिलिटी है वो आप लोग चला के हैरान हो जाएंगे। स्विफ्ट में अगर आपको अगर आप स्विफ्ट को इससे कंपेयर करें तो स्विफ्ट की स्टेबिलिटी तो ज़ाहिर है ज़्यादा है, क्योंकि वो बनी उन कामों के लिए है, लेकिन स्विफ्ट इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। मतलब उसमें लोग बैठ तो जाएंगे, पीछे जो भी बंदा बैठेगा, अगले 2 पैसेंजर्स के लिए स्विफ्ट काफ़ी अच्छी है, पीछे बहुत ज़्यादा तंग होंगे वो, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़ाहिर है स्विफ्ट जो अभी हमें मॉडल दे रहे हैं सिटी का, हमें वो मॉडल दे रहे हैं जो 2008 में शुरू हुआ था, 2008 के एंड में शुरू हुआ था। स्विफ्ट वाला वो मॉडल दे रहे हैं जो इंटरनेशनली 2006 या 5 में शुरू हुआ था। अभी मतलब 2-3 जनरेशन जो हैं स्विफ्ट की चेंज हो गई हैं। तो अब ज़ाहिर है स्विफ्ट आउटडेटेड थोड़ी है, फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सुजुकी है। मैं अगर मेहरान की सस्पेंशन को 10 में से अगर स्कोर दूं तो 3 दूंगा। वैगन आर की सस्पेंशन को अगर स्कोर दूं तो 5, 5.5 इस तरह दूंगा। कल्टस और पासो की सस्पेंशन को अगर आप देखें तो उन्हें मैं 10 में से स्कोर जो है वो 7 दे दूंगा। और विट्स की अगर आप बात करें, विट्स की सस्पेंशन को मैं स्कोर 8.5 दे दूंगा। इसकी भी सस्पेंशन को मैं स्कोर जो है वो 8.5 ही दूंगा। तो कोरोला की अगर सस्पेंशन देखें तो वो तो 10 आउट ऑफ 10। स्विफ्ट से काफ़ी सॉफ्ट है। आगे अगर आप बैठे हुए हैं, अगले पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए स्विफ्ट की सस्पेंशन जो है वो मसला नहीं करती, लेकिन पीछे अगर बैठे हुए हैं तो स्विफ्ट की सस्पेंशन पीछे वाली काफ़ी ज़्यादा सख्त है।
वैगन आर की सस्पेंशन जो है वो स्विफ्ट की सस्पेंशन जो है वैगन आर से मुझे बेहतर ही लगी है, क्योंकि स्विफ्ट काफ़ी भारी गाड़ी है। डेट्सू मूव मिल सकती है और वैगन आर मिल सकती है, जापानीज़ वैगन आर। तो 660 सीसी का ये काफ़ी बड़ा नुकसान मुझे लगा था कि मरी वगैरह आपने जाना हो तो काफ़ी मसला करेगी, ये आप मतलब लिखवा सकते हैं। वो ख़ास तौर पे अगर दो तीन बंदों से ज़्यादा बैठे हुए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है चढ़ना। तो इस उनका मैकेनिक्स का भी काफ़ी इशू है। पहले मैं ऑल्टो काफ़ी चलाता था, ऑल्टो इको जो 660 सीसी है वो मैंने काफ़ी चलाई है। तो मैकेनिक के हर महीने 4-5 चक्कर में लगाता था और हर बार जो है वो कम से कम 2000 का नुस्खा बनता था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि ये नई गाड़ी है। ये नई गाड़ी होना जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। वारंटी के साथ आती है गाड़ी। उसकी वारंटी जो है वो 60,000 तक है, 3 साल या 60,000 जो भी पहले आ जाए। इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 37 लीटर्स है। एक टैंकी में ये आपको 400 से 500 किलोमीटर दे देगी। वो भी डिपेंड करता है ज़ाहिर है कि आप लोग किस तरह चलाते हैं। तो लेकिन अब पाकिस्तान में हमारे पेट्रोल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एक तो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत ही गंदी क्वालिटी का फ्यूल नहीं डालना, क्योंकि उससे वो चोक हो सकता है। और एक और बात मैं बता दूं कि जिस तरह लोगों का स्टिग्मा चलता था कि चाइनीज़ गाड़ी है तो इतनी मजबूत नहीं आएगी, ये मैं बस आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसका हुड आप ये बेशक बोनेट लिफ्ट करके देख लें, काफ़ी भारी है, मार के देख लें। अब और किस तरह आप चेक कर सकते हैं, 981 kg इसका वेट है, भारी गाड़ी है। स्विफ्ट जैसी मज़बूत गाड़ी है, कल्टस वैगन आर से ज़्यादा मज़बूत है। तो चाइनीज़ गाड़ी है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये गाड़ी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी ओनर से पूछा था, उन्होंने 4-5 साल चलाई है और वो 4-5 साल बाद स्पार्क प्लग्स जो हैं वो चेंज करवाए थे। ये 4-5 साल बाद स्पार्क प्लग्स जो हैं वो करोला जैसी गाड़ियों में इतनी देर बाद चेंज होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग का जो लेवल है वो विट्स वगैरह जितना होएगा, क्योंकि ये FAW वाले भी ये क्लेम करते हैं कि जो पुरानी विट्स होती थी 2007-2008 वाली, उस पे ये बेस है, ये उसकी बॉडी, उसका इंजन भी एग्जैक्ट वो कहते हैं कि 1.3 लीटर विट्स से पहले आती थी, उसके जैसा ही है। तो गाड़ी चाइनीज़ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लोगों ने बाकी रिव्यूज़ में भी इसके कहा था कि आईफोन वगैरह सब जो है वो आजकल चाइनीज़ ही होते हैं। तो अब जिस तरह की एवरेज आपको देती है, बस जो भी है वो आपने फ्यूल जो है वो सोच समझ के ही डलवाना है। गाड़ी की लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर रिव्यू की कंक्लूजन में आए तो अगर आप लोगों का बजट जो है वो 13 से 14 लाख इस तरह है, और आप लोग बस ऐसी गाड़ी चाहते हैं कि फैमिली के लिए अच्छी हो, प्रैक्टिकल हो, ट्रंक स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ी हो, पिक जो है वो सूटेबल हो, पर अगर आपने मरी वगैरह की साइड पे जाना है उसके लिए पिक जो है वो कम ना पड़ जाए, और रिलायबल भी हो,
इसकी अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो फिर मसला हो सकता है, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स एक तो 3S डीलरशिप अवेलेबल है, लेकिन FAW इतना एक्सपेंड नहीं किया जितना सुजुकी वगैरह ने किया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को इशू हो सकता है। लेकिन ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर वगैरह का इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बिट्स वाले ही इसको लग जाते हैं। मैं काफ़ी मैकेनिक से पूछा तो उन्होंने तो यही कहा था। और अगर बाकी वैसे कंक्लूड करें तो मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मज़बूत गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है। इसमें ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है जिस तरह लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि ये इशू है कि उसमें बिल्ड क्वालिटी का इशू है, वो इशू है। ब्रेक में से अभी थोड़ी स्क्वीकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो 5000 किलोमीटर के बाद जो इंस्पेक्शन आएगी उसमें वो ठीक हो जाएगी, ये काफ़ी ओनर्स ने कहा था। तो इस तरह की छोटे छोटे मसाइल, ये इन पे आप पूरी गाड़ी को जज नहीं करना चाहिए। मेरे पास पहले करोला 2014 1.6 होती थी एल्टिस, उसमें भी पीछे खड्डों में खड़ आवाज़ आती थी। अभी तक जो 2016 है उसमें भी आप पीछे अगर बैठे हैं तो खड़ आवाज़ आती है, मोड़ों पे आती है अजीब सी आवाज़, अजीब सी आवाज़ आती है, कड़कड़ आवाज़ आती है। तो अब वो इसका ये मतलब तो नहीं है कि करोला जो बहुत ही घटिया गाड़ी है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे लोग इतना ज़्यादा जज कर लेते हैं, लेकिन मेहरान को कहते हैं भाई बॉस है और बहुत मजबूत गाड़ी है जी। मेहरान को अगर आप लोग मजबूत गाड़ी समझते हैं तो फिर तो ये गाड़ी रेंज रोवर है। सेंट्रो भी जब पाकिस्तान में आई थी तो बहुत ज़्यादा सियासत चली थी, मोनोपली जो है वो बर्बाद नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करवाना चाह रहे थे सुजुकी वगैरह, और उन्होंने इतनी अफवाहें फैलाएंगी ये वो अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन सेंट्रो इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। इस तरह की बातें लोग फैलाते रहते हैं। आप लोग खुद जो है वो चला के देख लें गाड़ी को, उससे जो है वो हकीकत पता चल जाएगी। मेरा काम यही था कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दूं कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं से किसी भी दिन जो है वो वैगन आर, कल्टस, स्विफ्ट और इन सब के ऊपर ही इसे रखूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि गाड़ी सेफ़ होनी चाहिए। मतलब इसमें ABS दिया हुआ है, एयर बैग दी हुए हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, लोग हमारे ज़्यादातर रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन अब जिस तरह की ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद में जिस तरह की ट्रैफिक है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बहुत तेज़ ट्रैफिक है, सारे जो हैं वो बहुत स्पीड पे चल रहे होते हैं। उसमें हल्का सा भी आप किसी गलत लेन में चल रहे हो या वो किसी गलत लेन में आ जाए, पीछे से आपको हिट कर दे, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें ज़ाहिर है बचाता तो अल्लाह ही है, लेकिन ये भी अब मैकेनिक्स कह रहे थे कि सर जी बचाता अल्लाह ही है, आने वाले मौक़ों पे जो है वो आई जाती है मौत और ये वो। ये तो बात ठीक है, लेकिन अब अगर आप कंट्रोल तो नहीं है मौत को कर सकते ज़ाहिर है, लेकिन जितनी एहतियात हम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, अकल दिया है, उसमें इस्तेमाल करके हम, अगर आप बग़ैर ABS और बग़ैर एयर बैग वाली गाड़ी और इतनी मज़बूत गाड़ी भी ना हो वो ले रहे हैं, उसको तरजीह दे रहे हैं इस पे, आप हालांकि आपको पता भी है कि ये ज़्यादा सेफ़ गाड़ी है, तो इसमें आप, क्योंकि हदीस यही है कि ट्रस्ट इन अल्लाह बट टाई और कैमल, मतलब अगर आप ऊँट से उतरे हैं, अपने ऊँट से उतरे हैं तो लॉक करके जाएं, उसे रस्सी बांध के जाएं। अल्लाह पे तो आप छोड़ देंगे, लेकिन आपने ख़ुद भी तो कुछ करना होता है। मौत जब आनी है, लेकिन जितनी एहतियात हम कर सकते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम करें। इस गाड़ी ने मुझे हैरान इसीलिए किया क्योंकि
हालांकि ये मैनुअल है, लेकिन इतना उससे थकाया नहीं है जितना वैगन आर में मैं थकता था। इस बात में मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। तो कंफर्टेबल गाड़ी बहुत है। सीट्स की तारीफ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, चाहे किसी को भी आप बिठवा लें। 6 फुट से ऊपर आदमी भी आराम से पूरा आ जाएगा। और मैं एक अपने अंकल को बिठवाया था, तो उन्होंने कहा था कि मियाँ मेरे BRV में भी एक ही एयरबैग होंडा वालों ने दिया है और इसमें 2 कैसे दे दिए। तो अब ज़ाहिर है हर एक कंपनी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये फ़ोन ने बड़ा अच्छा किया, जिस तरह वो एक चैनल है डैम लाहौरी गाइस, उन्होंने कहा था कि फ़ोन ने बड़ा अच्छा किया है कि सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। और वाकई काफ़ी अच्छी बात की थी उन्होंने। चलिए जी, आई होप कि आपको रिव्यू अच्छा लगा हो। और अगर किसी को मैंने बुरा कह दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगर किसी का गलती से मजाक उड़ा लिया हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता था। और तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ लें। अगर बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस हुए तो मैं एक अलग रिव्यू बना लूँगा जिसमें वो क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर्स वो आंसर हो जाए। और इसको मैं शायद स्विफ्ट से इन डिटेल कंपेयर करूं, क्योंकि स्विफ्ट मेरे दोस्त के पास मौजूद है। और एंड में अगर आप पूछें कि अगर मेरे पास अभी भी चॉइस हो कि मैं वैगन आर लूँ या कल्टस लूँ या पासो लूँ या फिर स्विफ्ट लूँ, तो मैं इस पे ही इसको ही तरजीह दूँगा।